तो आज हम इसमें बात करेंगे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। तो इस वीडियो में मैंने ऐसा बनाया अमेंडमेंट जो कि ज़्यादातर पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, और इससे एक क्वेश्चन श्योर आएगा और इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो सामने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसे आसान भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बेसिकली था लैंड रिफॉर्म और ज़मींदारी को एबॉलिश करने के लिए। मतलब आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से लैंड रिफॉर्म एक्ट था, और इससे ही 9th शेड्यूल भी जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कुछ डिफ़िकल्टी जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड उसे ओवरकम करने के लिए आया था। फिर आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो 24th अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने के लिए, जो कि ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत करेगा। और इसने 24th अमेंडमेंट ने ये भी ऑब्लिगेटरी कर दिया कि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए। फिर आता है 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973, जिसमें पॉपुलेशन का रिवोल्यूशन हुआ और लोकसभा की सीट को बढ़ा दिया गया, 525 से 545 कर दिया गया। फिर 31st के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 38th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या कहा गया कि जो इमरजेंसी है अगर वो डिक्लेयर हुई है, तो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर की है, तो वो कोर्ट में या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते अगर इमरजेंसी लागू हुई है तो। और ऑर्डिनेंसेस की भी पावर दी गई प्रेसिडेंट, गवर्नर और यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटर्स को। फिर आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और ये की मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया। इससे तीन वर्ड जुड़े, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये प्रियम्बल में जोड़े गए। और इससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सिटीजन्स के लिए इंक्लूड की गई पार्ट 4A में। फिर आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के ही तहत लाया गया। ये इसलिए लाया गया क्योंकि लोकसभा की जो 42nd अमेंडमेंट आया था उसमें लोकसभा का ड्यूरेशन 6 साल कर दिया गया था, तो वापस से 44th अमेंडमेंट में इसे 6 से 5 साल लाया गया। तो ये हुआ था 44th अमेंडमेंट में। 44th अमेंडमेंट में कुछ और भी बातें हुई थी, जैसे कि इसने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था फंडामेंटल राइट से और इसे एक लीगल राइट बना दिया था। और फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 20 और 21 में मेंशन है वो नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होंगे, ऐसा भी इसमें कहा गया इस अमेंडमेंट के तहत, 44th अमेंडमेंट एक्ट। फिर आता है हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट। 52nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारा 10th शेड्यूल ऐड हुआ, जिसे आप एंटी डिफेक्शन इश्यूज़ भी कहते हैं। एंटी डिफेक्शन इश्यूज़ से रिलेटेड था ये हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1985 में आया था। फिर आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिसमें वोटिंग एज को 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। तो ये वोटिंग से रिलेटेड हमारा अमेंडमेंट एक्ट था। फिर आता है हमारा 69th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस प्रोवाइड किया, और यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी अलग से अपॉइंटमेंट का आदेश दिया गया दिल्ली में। फिर आता है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिससे हमारे 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेजेस जोड़ी गई, जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज। फिर आता है जो अभी कुछ हाल ही में अमेंडमेंट्स हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे 101st अमेंडमेंट एक्ट, जिससे जीएसटी जोड़ा गया है। फिर आता है 102nd अमेंडमेंट एक्ट, जिससे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। फिर आता है 103rd अमेंडमेंट एक्ट, जिससे 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस वालों को दिया गया है, क्लॉज 4 और 5 आर्टिकल 15 के तहत। कुछ और भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, जैसे 73rd अमेंडमेंट, जो कि 1992 में हुआ था, जिससे हमने पंचायती राज को ऐड किया था, और इसका टेन्योर 5 ईयर्स का था। 74th अमेंडमेंट से हमने म्यूनिसिपैलिटी इंक्लूड की थी। तो इनके ईयर भी इम्पॉर्टेंट है इन अमेंडमेंट